वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है ऊष्माक्षेपी यानी दहन अपक्रिया तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। अब ये प्रश्न देखिएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो ऊष्मा प्रदान करती हैं अभिक्रिया के दौरान, अर्थात ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान क्या देती हैं, ऊष्मा देती हैं या ऊर्जा निकालती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे, है ना। जैसे देखिएगा, जैसे ग्लूकोज टूटता है तो क्या देता है, एटीपी देता है। तो ग्लूकोज का टूटना यानी कि कोशिकीय श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो इसमें एक और अन्य प्रक्रिया जैसे कि भौतिक गैस का दहन, बहुत बार एग्जाम्पल आया है, पूछा गया कि भौतिक गैस का दहन कौन सी अपक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्राकृतिक गैस क्या होती है, प्राकृतिक गैस को मीथेन यानी मीथेन जो होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और ऊष्मा देता है ना। इसे मीथेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, तो ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है। तो प्राकृतिक गैस का दहन या किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का दहन हो या फिर कार्बनिक पदार्थ का जो दहन होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में आएगा। इसका एग्जाम्पल और याद रखिएगा, कोशिकीय श्वसन जो होता है, यानी कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं उनका टूटना होता है, ग्लूकोज टूट करके एटीपी का निर्माण करते हैं और एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो कोशिकीय श्वसन एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला है ऊष्माशोषी अपक्रिया, उसी में पूछा गया है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी से क्या समझते हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी जब वो अपक्रिया तभी संपन्न होगी जब आप उसमें ऊष्मा प्रदान करोगे, या कह सकते हैं कि अभिकारक की जो ऊर्जा होगी वह जो है, तभी अभिकारक की जो ऊर्जा होगी उसमें और ऊर्जा जब जोड़ेंगे तब जाके उत्पाद परिवर्तित होगा। यानी कि उत्पाद जो बन के आएगा उसकी ऊर्जा अभिकारक से कम हो जाएगी, है ना। देख लीजिएगा, जैसे बहुत बार एग्जांपल ये भी पूछा गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, NO बनाते हैं। एक प्रकार की ऊष्माशोषी अपक्रिया है। N2 और O2 मिल करके N2 और O2 डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अपक्रिया है। लेड नाइट्रेट जो होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तभी जाकर के ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी में आपको अंतर याद रखना चाहिए कि जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, उसमें डेल्टा H जो आता है, हीट ऑफ रिएक्शन जो आता है, डेल्टा H R बोलते हैं, या इसी को कहीं कहीं डेल्टा RH लिखा मिलता है। ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, ऊष्माक्षेपी में धनात्मक होगा। और ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया में डेल्टा H यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपने। अगला प्रश्न है, दूसरा हमने लिया है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक का जो एक अणु होगा दूसरे यौगिक के अणु में एक समूह अथवा जो दूसरा परमाणु होगा उसका कोई स्थान ले लेगा। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक का एक अणु दूसरे यौगिक के अणु जो होते हैं उसको हटा करके अपना स्थान ले लेते हैं। यानी कि जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Fe जो है, लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो Fe क्या करता है, कॉपर का स्थान ले लेता है, जिससे क्या होता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में एक दूसरा परमाणु जो होता है, दूसरा मूलक जो होता है, दूसरा अणु जो अणु का जो परमाणु होता है वो उसका स्थान ले लेता है ना। जैसे
फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट का क्रिया हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट जो है कॉपर का स्थान ले रहा है, कॉपर सल्फेट बना रहा है और आपका कॉपर अलग हो जा रहा है। ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ध्यान देना होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वही कम क्रियाशील वाली धातु को प्रतिस्थापित कर पाती है, विस्थापित कर पाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यौगिक लिया जाएगा, जो यौगिक होगा उस यौगिक में जो परमाणु होगा वो कम क्रियाशील होगा, और जो मुक्त अवस्था में यौगिक लिया जाएगा परमाणु लिया जाएगा वो अधिक क्रियाशील होगा। यहाँ पे Fe की अक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए Fe ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया उसके यौगिक से। अगला प्रश्न है, भस्म, अम्ल तथा खनिज की आधुनिक अवधारणा दीजिए। यानी अम्ल, क्षार और लवण की आधुनिक अवधारणा देनी, परिभाषा देनी है, अम्ल, क्षार और लवण के उदाहरण भी देने हैं। देखिए अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। आपने इसके बारे में याद रखा होगा, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इसलिए हमने ट्रिक बताया आपको। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को लाल करते हैं, इसलिए आप इसके लिए ABR याद रखें। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट कह सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, HClO हाइड्रोजन क्लोराइड, HCOOH क्या है आपका मेथनोइक अम्ल है, या इसी को हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। CH3COOH क्या है, एक आपका एसिटिक अम्ल है या यही इथेनोइक अम्ल है। तो इसमें आप देखिए ये आपके इधर जो लिखे हुए हैं ये 4 प्रबल अम्ल हैं, और ये 2 जो लिखे हैं ये दुर्बल अम्ल हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी पूछे जाते हैं कौन से होते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप। अब एक पॉइंट लिखा है हमने, हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन जल में ऐसे मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये जल के साथ घुल जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो कई बार प्रश्न आया है कि H+ जो होते हैं वो जल में किस रूप में पाए जाते हैं, तो H+ जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, ये भी आप प्रश्न याद रखिएगा। क्षार क्या होते हैं, क्षार में यौगिक होते हैं, वह रसायन होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आगे ये जो 4 लिखे, 3 लिखे हैं ये आपके प्रबल क्षार हैं, और लास्ट में जो हमने लिख रखा है एक, ये आपका दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका वीक बेस है। देखिएगा अगला है लवण। अगला जो परिभाषा लिखी है वो साल्ट की, लवण की लिखी है। लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जिनमें रासायनिक संगठन अम्ल तथा क्षार दोनों पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक संगठन में अम्ल तथा क्षार दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। अर्थात जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। तो ऐसे रासायनिक संगठन जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के आयन पाए जाएं उन्हें हम लवण कहेंगे। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट देखोगे आप तो जिंक में क्या है, ये जिंक सल्फेट जो है जिंक हाइड्रोक्साइड से बना होगा, और सल्फेट कहाँ से आया होगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से आया होगा। इसलिए आप देख रहे हैं इस जिंक सल्फेट में क्षार के और अम्ल के दोनों के जो है आयन पाए गए हैं, जिंक और सल्फेट। NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी क्या हैं, साल्ट हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। बहुत प्रबल संभावना है इस बार इसके आने की। ब्रंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या किसी का नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा और, कैल्शियम जो होता है कैल्शियम के साथ में एक क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और दूसरा कैल्शियम सीधा जुड़ा होता है। तो इसलिए एक क्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा
यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, इस क्लोरीन पर जो चार्ज होगा वो Cl प्लस होगा, और जो कैल्शियम के साथ जुड़ा होगा उस क्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा। यानी इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पर कौन सा आवेश होगा, तो प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, अब बनाने की विधि कैसे है, या सूखे चूने को, जो सूखा चूना होता है उसके साथ क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, या क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो सूखे चूने से जो चूना होता है उससे जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर आपका है CaCO ठीक है। ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलता है CaOCl ब्रैकेट में, इसके बाद में Cl, ऐसे भी लिखा मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला, अब इसमें आपको बताना है ब्रेंजक चूर्ण के गुण क्या हैं। तो ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। कैसी गंध आती है इसमें, क्लोरीन की गंध आती है। जल में जब इसे घोलते हैं तो जल को दूधिया कर देता है, क्योंकि इसमें दोबारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्योंकि आपने देखा था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही क्लोरीन गैस प्रवाहित की गई थी तब जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हुआ था। तो जब जल में घोलेंगे तो दोबारा ये बैक रिएक्शन हो जाएगी, या जो होता है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकालता है, तो क्लोरीन गैस निकालता है। जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी निकालता है। बस अंतर क्या होता है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कैल्शियम, जैसे आपने मान लीजिए H2SO4 लिया तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अगर आपने HCl ले लिया होता तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता और ये क्लोरीन गैस प्रवाहित होगी, निकलेगी। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये रंगीन को रंगहीन बना देता है, इसलिए इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है। क्योंकि विरंजक चूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि रंग को हटा देता है। ब्लीचिंग पाउडर से प्राप्त जो क्लोरीन गैस होती है जल से क्रिया करती है और नवजात नियोनेट जो है ऑक्सीजन निकालती है, और यही ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ से अपक्रिया करके उसे रंगहीन बना देते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो क्लोरीन परमाणु होता है वही जो है नवजात ऑक्सीजन निकालता है, और वही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ जो भी होता है उसको रंगहीन बना देता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम इसी गुण पर ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है। अगला गुण है ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन एथेनॉल, जो एल्कोहल होता है एथेनॉल है, जल के साथ अपक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना लेता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एसीटोन या अल्कोहल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम जानते हैं ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है उसका लेंथ जो है बड़ा रखता है। ऑक्सीकारक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए। कई बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। सूती कपड़ा हो, लकड़ी का लुगदी हो और आदि जो भी हो जिनका रंग आपको गायब करना है या उसे रंगहीन बनाना है, उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, अर्थात विरंजक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग भी लिखिए। धावन सोडा का नाम क्या होता है, धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, इसके साथ में 10 जल के अणु भी लगे होते हैं। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के हाइड्रोडाट 10H2। ठीक है, बनाने की विधि क्या होता है, जब कास्टिक सोडा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात आपका जो है क्रिस्टल के रूप में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और वे देखते हैं इसका उपयोग। धावन सोडा जो होता है इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे जो पदार्थ होते हैं इसका निर्माण में भी सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, बोरेक्स। तो बोरेक्स के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। शुरुआत में वॉशिंग पाउडर
के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। अब तो खैर में डिटर्जेंट और अच्छे वाले आने लगे हैं। तो अब जो धावन जो वॉशिंग पाउडर बनाते भी हैं तो इसका उपयोग उसके बनाने में किया जाता है। अगला है, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है, जल की अस्थायी कठोरता को। अस्थायी कठोरता क्यों होती है? आप जानते हैं जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता जो है दूर हो जाती है ना। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग करते हैं। आप जानते हो जो है जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। ये भी प्रश्न बनता है कि जल की अस्थायी कठोरता किस आयन के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। प्रश्न नंबर 6 है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस भी रूप में पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर प्रकृति में धातुएं जिस भी रूप में पाई जाती हैं, जिस भी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला इत्यादि, है ना। अब लेकिन और क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं? जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय से आसानी से प्राप्त किया जाए, उसे हम उस खनिज का अयस्क कहते हैं या उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है, आयरन को हेमेटाइट से निकाला जाता है, और मरकरी को सिनेबर से निकाला जाता है। तो अयस्क क्या है? अयस्क वैसी खनिज होते हैं जिसमें से जो है उस धातु को, किसी भी धातु को प्रचुर मात्रा से प्राप्त किया जाए, जिस भी धातु को प्रचुर मात्रा से प्राप्त किया जाएगा कम व्यय पर, उसी धातु का, उस खनिज को उसका अयस्क कहा जाएगा। ठीक है। जैसे बॉक्साइट से बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट से आयरन निकाला जाता है तो हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है ना। अब नोट पॉइंट है इसमें, जो सभी जितने भी खनिज होते हैं, जितने खनिज होते हैं, वो सभी खनिज जो होते हैं उनसे सभी से हम जो है धातुएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस भी खनिज से हम धातु प्राप्त करते हैं, अर्थात अयस्क से जिससे प्राप्त करते हैं, वो खनिज ही होते हैं। इसलिए हम कहते हैं सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी खनिज से आप धातु तो प्राप्त नहीं कर सकते। धातुओं में बहुत सारी ऐसे खनिज होते हैं जिसमें बहुत धातुएं, लगभग सभी धातु सीमित मात्रा में होती, बहुत कम मात्रा में होती हैं। लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें कोई धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जिस खनिज में धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा वही क्या होगा, अयस्क होगा। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, कुछ ही खनिज अयस्क होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। अब हमने एक चार्ट लिया जिसमें खनिज और अयस्क में अंतर दिया है। ये खनिज क्या होते हैं? भूपरपटी पर प्रकृति रूप में पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक जो होते हैं खनिज कहलाते हैं। जबकि खनिज वैसे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से कम खर्चे पर प्राप्त हो सकती हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। सभी खनिज जो होते हैं उसमें धातु की मात्रा जो है, प्रतिशत जो होती है, उसमें एक समान नहीं होती है। लेकिन जो जो धातुएं जो होती हैं एक समान नहीं होती हैं। जबकि आप देखोगे जो धातु होती हैं, जो अयस्क होते हैं, उसमें धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, यानी ज़्यादा होती है। खनिज में अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, और अयस्कों में अशुद्धियाँ कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं। और निष्कर्षण में धातुओं के निष्कर्षण में वो बाधा नहीं डालती हैं। सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो पाता है, और हम अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो ये आपके डिफरेंस हो गए। अगला है प्रश्न नंबर 7, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक, जिसका ऐसे ऑक्साइड जिनका गुण अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होता है, उसे हम उभयधर्मी कहते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको बताना है ऐसे ऑक्साइड के नाम जो उभयधर्मी हो। तो वह धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। ये कैसे ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। तो उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? जिसका दोनों नेचर हो। उभयचर आपने देखा होगा, उभयचर जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। इन्हीं उभय का मतलब होता है दो प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होंगे? जिनका अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण हो, जिनका एसिडिक गुण भी हो और जिनका बेसिक गुण भी हो, अम्लीय गुण भी हो और बेसिक गुण भी हो। ठीक है। वैसे ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सॉरी,
धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय साथ साथ में क्षारीय दोनों होते हैं, यानी क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु का मतलब होता है मिली हुई धातु, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के धातुओं को समान संगठन में सभी जगह मिला दिया जाता है, या जो इस प्रकार से मिला जाए कि हर स्थान पर जो भी धातुएं प्रयोग की गई हैं सब जगह पर पर्याप्त मात्रा में, यानी कि सीमित जो है सभी जो है समांगी मिश्रण बना ले। एक बड़ी मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कॉपर और सल्फेट लिया है, सॉरी मान लीजिए आपने जिंक और कॉपर लिया है, जिंक और कॉपर, अब इसकी अलग अलग प्रसुत्ता हो सकती है, उसी के आधार पर जो मिश्र धातु बनेगी। लेकिन जितना भी कंटेंट, जितना भी आपने एरिया बनाया है, उन सभी स्थान पर कॉपर और जिंक की मात्रा बराबर बराबर हो, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी स्थान पर ज़्यादा हो किसी स्थान पर कम हो। तो ऐसा कब नहीं होगा? ऐसा के विषय बनाने के लिए, यानी कि समांगी मिश्रण बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले धातु को निश्चित अनुपात में लेकर के पिघला दिया जाता है। इसके बाद में अलग अलग ताप पर ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है? एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो परस्पर मिल जाती हैं और एक समांगी मिश्रण बनाती है। समांगी मिश्रण का मतलब यही है कि प्रत्येक स्थान पर जो भी अवयव आपने लिए हैं, जो भी धातुएं ली हैं, वो सभी जगह जो है समान रूप में वितरित हों। ठीक है, जब समान रूप में वितरित होंगी तभी ये समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है? इन मिश्र धातुओं के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, मूल धातुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। मिश्र धातुओं को बनाने के लिए विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से नरम धातु या कठोर धातु प्राप्त होती है और अलग अलग प्रकार के जो है मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि शीघ्रता से गर्म करके ठंडा किया जाता है तो भंगुर प्राप्त होती हैं, है ना, और धीरे धीरे ठंड किया जाता है तो नरम प्राप्त होती हैं। तो इसके आधार पर उनका जो मूल्य है, चमक है, उनकी गुणवत्ता है, जो है अलग हो जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, जैसे पीतल, ब्रॉस जानते हैं, इसे अल्फा भी कहा जाता है। इसमें कॉपर 70% और जो जिंक होता है 30% मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है पीतल का उपयोग। अगला जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में मुख्यतः जो होता है कॉपर और जिंक पाया जाता है, साथ में इसमें निकिल भी होता है। शेष क्या होगा? निकिल, कॉपर, निकिल और जिंक, ये आपके जो है जर्मन सिल्वर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है। धातुमल क्या होता है? देखिए, मल का मतलब जानते हैं अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ। जब हम अयस्क अशुद्धियों को गला कर निकालते हैं तो जो गलने के बाद में पदार्थ प्राप्त होता है वो खराब होता है, उसी को हम कहते हैं जो है धातुमल। जैसे क्षारीय गालक जो होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है अम्लीय शुद्धि जो होती है, सिलिका ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम सिलिकेट निकालता है, और जो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। तो धातुमल क्या होता है? हम अयस्क को साफ करने के लिए, अयस्क को जब साफ करते हैं उससे, अब विभिन्न तरीके हैं अयस्क को सांद्रित करने के लिए, अयस्क को साफ करने के लिए इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी अनावश्यक धातुएं हैं उनको निकालने के लिए, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की सहायता से हमने सिलिका को किसी भी अयस्क से निकाला तो मैग्नीशियम सिलिकेट प्राप्त हुआ, ये क्या होगा? धातुमल होगा। तो धातुमल क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गालक की क्रिया से, या जो गालक जो भी एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनकी सहायता से हम उसमें अशुद्धियों को निकालते हैं, और उससे जो बनने वाला पदार्थ होता है वो धातुमल कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो विशिष्ट गुण कौन से जिनके कारण कार्बन कार्बन के असंख्य यौगिक बना सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, कार्बन में श्रृंखलन की क्षमता होती है, यानी कि कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, असंख्य कार्बन जो है आपस में जुड़ सकते हैं। तो कार्बन के अंदर श्रृंखलन क्षमता होने के कारण क्या है? ये सीधी यथा पार्श्व श्रृंखला, साकित श्रृंखलाएं बना लेते हैं। दूसरा गुण क्या है? पहला आपका गुण क्या है? कार्बन की श्रृंखलन क्षमता। और दूसरा क्या है? कार्बन के पास में चतुस्संयोजकता होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। कार्बन जो होता है वो 4 साथ संयोजी बंध बना लेता है, जिस कारण से कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध भी देखा जाता है,
कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड भी देखा जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी देखा जाता है। इसी कारण से जो यौगिक होते हैं, जो कार्बन होते हैं, वो अधिक यौगिक बनाते हैं, अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं और आपके चारों तरफ विशाल जो है कार्बनिक यौगिक देखिए, आपके आसपास जो भी बहुत ज़्यादा कार्बनिक यौगिक दिखाई देंगे। आप सीट पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं, चेयर लकड़ी की बनी है, या सोफे पर बैठते हैं, बेड है, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और लकड़ी किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, उसमें कार्बन पाया जाएगा, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, समजातीय सजातीय श्रेणी क्या है, इसका उपयोग एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी क्या होती है, देखिए ऐसे रासायनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, सॉरी, जिनका जो है रासायनिक सामान्य सूत्र समान हो। जैसे मान लीजिए एल्कीन है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब इस रासायनिक सूत्र पर जितने भी यौगिक आ जाएंगे वो सभी क्या होंगे, सजातीय श्रेणी वाले होंगे। ऐसे एल्कीन का CnH2n होता है, तो इस रासायनिक सूत्र पर जितने भी अणु होंगे सभी सजातीय श्रेणी के होंगे। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक का समूह जिनका सामान्य सूत्र जो हो, यानी जिनका जो सामान्य सूत्र हो और क्रियात्मक समूह हो, एक जैसा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे या सजातीय श्रेणी के सदस्य कहा जाता है। जैसे CH4 मेथेन, मेथेन आपका CH4 मेथेन, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ये क्या है, सजातीय श्रेणी के हैं। ऐसे एल्कीन में देखिए एथीन है, प्रोपीन है, इसमें क्या है, ये सभी के सभी सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं, है ना। सभी एल्कोहल, सभी एल्काइन, मतलब एक ही प्रकार के यौगिक, सभी एल्केन होंगे, एल्कोहल होगा, सभी एल्डिहाइड, सभी कीटोन, जिसमें मतलब कि क्रियात्मक सभी भी समान हो और जिनका जो है इसमें अणुसूत्र जब लिखें तो अणुसूत्र से आप जो सामान्य सूत्र से तुलना करें तो सामान्य सूत्र पर वो फिट बैठते हैं, है ना। इन्हें अणुसूत्र देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एल्कीन है, एल्कीन का आप जब अणुसूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H4 लिखा जाएगा। और जो एल्कीन है, मैंने एथीन का लिखा है। अब प्रोपीन का लिखते हैं, प्रोपीन का क्या लिखेंगे, C3H6। अब देखिए कार्बन जो इसका सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CN, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कार्बन के दोगुनी होगी। देखिए इसमें भी कार्बन की संख्या हाइड्रोजन के दोगुनी, इसमें भी कार्बन की संख्या हाइड्रोजन के दोगुने, तो ये दोनों क्या हैं, सजातीय श्रेणी के हैं, है ना। अच्छा देखिए क्या होता है, इसमें ज़्यादातर CH2 का अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणी के लक्षण देखिए, सभी सजातीय सदस्य जो होते हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्य जो होते हैं, एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र एक ही होता है, सभी में क्रियात्मक समूह भी एक ही होंगे और क्रमागत सदस्य होते हैं। यानी कि अगर एक ही कार्बन का अंतर देखा जाए तो उसमें केवल CH2 का अंतर होगा, यानी कि कितने का अंतर होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। प्रत्येक कार्बन और प्रत्येक जो सदस्य होंगे उनमें 14 यूनिट, यानी कि जो 14 एटॉमिक यूनिट मास द्रव्यमान का अंतर होगा। मतलब कैसे, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का, तो कार्बन 12 2 14, यानी कि प्रत्येक जो क्रमागत सदस्य होंगे उनमें 12 एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम प्रति मोल द्रव्यमान का अंतर होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इस लिखा CH3, फिर हमने लिखा CH3, CH2, CH3, ये दो, इसमें 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, इसमें कितने का अंतर आया, CH2 का ही तो अंतर आया। अब इसका अणुभार अगर निकालोगे तो कितना आएगा, अब इसमें देखिए ये इसमें भी हैं और ये दोनों CH3 इसमें भी हैं, तो कितने का अंतर आएगा, CH2 के बराबर आएगा। CH2 का कितना होगा, एक कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 2 होता है, तो कुल 14 का ही अंतर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतर याद रख सकते हैं। जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनके लगभग जो गुणधर्म होते हैं वो लगभग गुणधर्म क्या होते हैं, समान हो सकते हैं। या सजातीय श्रेणी के गुणधर्म जो होते हैं लगभग, मतलब कि क्या है कि बिल्कुल समान नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो है अणुभार बढ़ेगा उनके गुण में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच में आप रासायनिक अंतर कैसे समझाएंगे। तो ये प्रश्न अभी तक आया नहीं, लेकिन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है ये। मक्खन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि खाद्य तेल जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इस प्रकार से पहले तो आप ये समझिए कि रासायनिक रूप में क्या अंतर होता है। तो मक्खन कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है,
संतृप्त होता है, जबकि खाद्य तेल कैसा होता है, असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है। कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे पता करेंगे? जब थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें ब्रोमीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो ब्रोमीन जो है जल का रंग, ब्रोमीन जल जो होता है जो हम डालते हैं उसका रंग जो होता है ना, रेडिश कलर का जो रंग होता है वो नहीं उड़ता है। इसका मतलब क्या है, मक्खन जो है संतृप्त है। तो हम कैसे पता करेंगे संतृप्त यौगिक को? ब्रोमीन जल को डालेंगे। किसको डालेंगे? ब्रोमीन जल को, जो जो है रेडिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का मान सकते हैं, ब्राउन कलर का होगा। तो जब डालेंगे तो उसका रंग नहीं उड़ेगा। लेकिन खाद्य तेल में जैसे ब्रोमीन की डालेंगे और जैसे हिलाते हैं उस ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो यौगिक है वो असंतृप्त है। तो संतृप्त को पहचानने के लिए ब्रोमीन जल को डालेंगे। ब्रोमीन जल का रंग अगर नहीं उड़ता है तो वो संतृप्त है, अगर उड़ जाता है ब्रोमीन जल का रंग तो वो असंतृप्त है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, अच्छे साबुन की विशेषता क्या है, उसका गुण बताइए। देखिए, साबुन क्षार रहित होना चाहिए। साबुन में ज़्यादा बेस नहीं होना चाहिए, क्षार रहित होना चाहिए, बेस नहीं होना चाहिए कि वस्त्र से और वस्त्रों को या त्वचा को क्षार से नुकसान पहुंचा है। प्रयोग में लाने वाले साबुन को चटकना नहीं चाहिए कि प्रयोग में जो लाने वाला साबुन है वो टूट जाए, है ना। बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। साबुन जो चिकना तथा मुलायम होना चाहिए। साबुन जो है खुरदरा नहीं होना चाहिए। साबुन जो हो एल्कोहल में विलेय होना चाहिए। जब एल्कोहल में डाला जाए तो विलेय हो जाए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। ठीक है, तो साबुन के जो अच्छे गुण हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। साबुन को जल में डालते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। क्या एथेनॉल या दूसरे विलयन में जब डालेंगे तो मिश्रण का बनेगा? देखिए, साबुन में दो भाग होते हैं, जल अनुरागी और जल विरागी, यानी कि जल स्नेही और जल द्रोही दो भाग होते हैं। तो जो जल द्रोही भाग होता है वो जो है वो जल से दूर रहता है और जल अनुरागी भाग जल के पास बनता है। तो जल अनुरागी भाग जो होता है जल के साथ में जुड़ जाता है और मिश्रण का निर्माण कर लेता है। जबकि अगर आप इसे दूसरे विलायक में डालेंगे तो क्या होगा, जल अनुरागी भाग जो है उससे जुड़ेगा नहीं और मिश्रण का निर्माण नहीं होगा। तो देखिएगा, साबुन के जल के दो भाग होते हैं, पहला जो जल रागी और दूसरा जल विरागी अर्थात जल द्रोही, है ना। अब कार्बन श्रृंखला वाला भाग जो होता है जल द्रोही होता है, जबकि आयनिक भाग जो होता है जल स्नेही होता है। अब जल रागी भाग जो होता है पानी के साथ ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है, वो आवेशित भाग के साथ जुड़ जाता है और जल की तरफ रहता है, बाहर की ओर रहता है, जिससे क्या होता है, मिश्रण का निर्माण हो जाता है। जबकि एथेनॉल कैसा अध्रुवीय है, अर्थात कम, या फिर कह सकते हो आप कम ध्रुवीय है। ये विलायक या ये कम ध्रुवीय विलायक है और इससे जल रागी भाग जो होगा साबुन का वो जुड़ेगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा, जिससे मिश्रण का निर्माण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। एरोमेटिक यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें बंध श्रृंखला के ही अंदर कार्बन कार्बन के एकांतर में कार्बन कार्बन के मतलब एक छोड़कर एक द्विबंध पाए जाएं तथा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो, यानी पाई इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10 या 12 हो तो ये एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और एरोमेटिक का अर्थ होता है एरोमा मतलब विशेष गंध वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिया बेंजीन। देखिएगा, बेंजीन जो होता है, बेंजीन में कार्बन कार्बन जो होता है वो श्रृंखलाबद्ध होता है, बंध श्रृंखला वाला यौगिक होता है। और इस कार्बन कार्बन में एकांतर में यानी एक छोड़ करके एक पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर काउंट करो, अब चूंकि एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो कितने बॉन्ड हैं, आप देखिए 3 बॉन्ड है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें, 6। तो ये इसका मतलब ये एरोमेटिक यौगिक है। तो बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है।